हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं नरेश भाटी आपका वेद स्टडी ग्रुप पे वेलकम करता हूं और आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और अभी हमारी कल परसों लाइव क्लास हुई थी यूट्यूब पे और पहला जो लेक्चर था लाइव वो पॉलिटी का था, वेद सर ने लिया था। और वहां से वेद सर ने जो उस लेक्चर में जो टॉपिक कराया था उस टॉपिक से फिर अगले ही दिन दिल्ली पुलिस के एग्जाम में वो सीधे क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन वहां से आए थे जो सर ने बताया था। और सीपीओ की जो एग्जाम हो रही है वहां से सीधे हमारी क्लास से क्वेश्चन आ रहे हैं, वरना आप चेक करके हमारी क्लासों को आप देख सकते हैं। तो वेद स्टडी ग्रुप के इस प्लेटफॉर्म से आपके एग्जाम से बाहर कुछ नहीं होगा। जो भी कुछ आएगा हमारे इस वेद स्टडी ग्रुप के जो चैनल की जो किताब बुक्स आपकी क्लासेस हैं वहां से सारी चीजें आएंगी। तो आप बस मेहनत करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। और यहाँ पे फुल जीएस जो कोर्स है वो होगा। और हमारे इस चैनल से बाहर जो कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे, मतलब जो हमारे यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे जो क्लासेज होंगी उससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं होंगे। सारी जीएस की क्लासेस, सारे जीएस के क्वेश्चन आपके हमारे इस वेद ऋषि ग्रुप के चैनल की क्लासों से ही आने वाले हैं। और वरना आप पूरे आप चेक कर लीजिए सीपीओ में एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आए क्लासेस से। ठीक है, सर ने लाइव क्लास ली थी, वहां उन्होंने जो टॉपिक किया था उससे अगले ही दिन दिल्ली पुलिस के एग्जाम में वो 3-4 क्वेश्चन वहां से आए हैं। तो कुछ बाहर नहीं है। बस आप जो बने रहिए, जुड़े रहिए और चैनल पे रहिए और हर वीडियो का कंटेंट खुद देखिए। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती है, आप खुद देख सकते हैं। तो बने रहिए, जुड़े रहिए और यहाँ पर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, तभी आपका इसका पूरा फायदा मिल पाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो मैं नरेश भाटी, हिस्ट्री में आपका एंशंट खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं मेडिवल की, यानी मध्यकालीन भारत की बात करते हैं हम। मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत में हम टॉपिक करेंगे मुस्लिम्स अटैक। ठीक है, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत का इतिहास जो आपका 712 से 1707 तक, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे भारत पर मुसलमानों के आक्रमण, यानी मुस्लिम आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण, मुस्लिम अटैक, सॉरी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्यकालीन भारत का जो पहला टॉपिक होगा, भारत पे मुसलमानों के आक्रमण। तो हम देखेंगे कि भारत पर पहले, सबसे पहले किन मुसलमानों ने आक्रमण किए और किस किस एरिया पे अटैक हुआ, कौन कौन सी लड़ाई लड़ी, किस भारतीय राजाओं के साथ उनके क्या हुए, युद्ध हुए, लड़ाइयां हुई। क्लियर है? तो अरब में एक नया धर्म आता है, पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे उन्होंने अरब में मक्का मदीना में, ठीक है, मक्का में एक नए धर्म की से शुरुआत की जिसका नाम था इस्लाम धर्म। तो हजरत मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद ने मुस्लिम धर्म यानी इस्लाम धर्म की स्थापना की। उसके बाद धीरे धीरे अरब से निकलते हुए इन मुसलमानों ने अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों पर कब्जा किया और ये लोगों ने काफी बड़ा मुस्लिम एम्पायर खड़ा किया। और भारत को प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत काफी धनी देश था, रिच कंट्री था, और ये मुसलमान लोग भारत की इस धन दौलत को लूटना चाहते थे और अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। क्लियर है? और भारत पे जो पहला सफल मुस्लिम जो आक्रमण होगा वो होगा, पहला जो आक्रमण होगा अरब के मुसलमानों का। तो भारत पे पहला जो मुस्लिम अटैक हुआ वो हुआ था अरब के मुसलमानों का। ठीक है, अरबों का भारत पर आक्रमण। ठीक है, अरबों का भारत पर आक्रमण। ठीक है, मुसलमानों में सबसे पहला जो आक्रमण हुआ अरब के मुसलमानों का हुआ। और पहला अरब आक्रमणकारी कौन था? फर्स्ट मुस्लिम, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम, पहला अरब मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने भारत पर 712 में अटैक किया सिंध के ऊपर। किसके ऊपर? सिंध के ऊपर 712 में। और सिंध का जो राजा हुआ वो था एक हिंदू राजा था जिसका नाम था दाहिर। क्या नाम था? दाहिर। ठीक है, सिंध का राजा था दाहिर, जिसको हराकर मार दिया। ठीक है,
तो भारत पे जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ वो अरब के मुसलमानों का, और पहला अरब मुस्लिम आक्रमणकारी या पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जिसने डेट भी पूछेगा 712 में कहां पे आक्रमण किया? सिंध पर आक्रमण किया। सिंध आज पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध आज पाकिस्तान में, लेकिन उसमें भारत का हिस्सा था पाकिस्तान तक। ठीक है। सिंध का राजा दाहिर था, जो एक नालायक निकम्मा व्यक्ति था। इसके नालायकपन की वजह से ही भारत पर इस मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण सफल होता है और सिंध पर इन मुसलमानों का कब्जा हो जाता है। ठीक है। एक अयोग्य नालायक किस्म का व्यक्ति था ये दाहिर, हिंदू राजा था, जनता को परेशान करता था, चीजों को देख नहीं पाया, समझ नहीं पाया सही से, और मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा मार दिया गया और सिंध पर कब्जा हो गया। किसका? इन अरेबिक मुसलमानों का, यानी मोहम्मद बिन कासिम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, डेट भी पूछता है कि भारत पे मोहम्मद बिन कासिम ने या अरबों ने कब आक्रमण किया? तो 712 में। कब किया? 712 में। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी। कहां पे अटैक हुआ? सिंध के ऊपर। कहां पर? सिंध। सिंध का राजा कौन था? दाहिर था, जिसको हराकर मार दिया और सिंध पर कब्जा हो गया अरब के मुसलमानों का, यानी मोहम्मद बिन कासिम। क्लियर है इतना? इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार आप, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे के देखते हैं क्या क्या हुआ। हो गया इतना? तो जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे कब्जा कर लिया, इन अरब के मुसलमानों का भारत पे कब्जा हो गया, तो फिर यहीं से भारत में कुछ नई चीजों की शुरुआत होती है। कुछ ये नई चीजें यहाँ पे लेके आते हैं जो ये अरेबिक थे, यानी मोहम्मद बिन कासिम या अरब के ये मुसलमान। तो अब उनको देख लेते हैं कि किन किन चीजों की शुरुआत होती है यहाँ पे। ठीक है। अगर हम देखते हैं मैप बना के, तो ठीक है, इस तरह से भारत का मैप है। तो ये सिंधु नदी इधर से निकलती है, तो ये वाला क्षेत्र था सिंध। ठीक है, सिंध, ये वाला एरिया था सिंध, जहां पर इन अरबों ने क्या किया? आक्रमण किया सिंध के ऊपर। ठीक है, अरबों ने सिंध के ऊपर आक्रमण किया और इसको जीत लिया। तो सिंध कहां पे है? ये इधर है, जहां पर इन अरबों ने अपना आक्रमण किया और सिंध पर कब्जा किया, सिंध पर कब्जा किया, सिंध को जीत लिया। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने भारत पर आक्रमण किया और सिंध को जीत लिया, सिंध के राजा दाहिर को हरा के मार दिया और यहाँ से काफी धन दौलत अपने उधर भेज दिया अपने मालिक के लिए, और यहाँ पे वो रहा 2 सालों तक उसने रूल किया यहाँ पे। क्लियर है? और अब हम देखते हैं कि इन मुसलमानों ने, अरब के मुसलमानों ने भारत में किन नई चीजों की शुरुआत की। तो इन्होंने यहाँ पे कुछ नई चीजों की शुरुआत की, वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे हुआ, कि नई चीजों को यहाँ पे लेके आई है, यहाँ पे ये कौन सी नई चीजों को लेके आते हैं। इन अरबों ने भारत में कुछ नई चीजों की शुरुआत की, जैसे कि नंबर 1, जजिया कर लगाया। जजिया। ठीक है, भारत में क्वेश्चन आएगा कि भारत में पहली बार जजिया किसने लगाया? अरबों ने। अरबों में भी किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। कहां पे लगाया? सिंध के ऊपर। देख रहे हैं ना, कहां पे लगाया था? सिंध के लोगों पर। जजिया कहां पे लगाया था? सिंध के लोगों पर। तो पहली बार भारत में जजिया किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। कहां पे लगाया? सिंध के ऊपर। क्योंकि भारत में ज्यादातर आबादी हिंदू थी, कुछ थोड़े से जैन धर्म के मानने वाले लोग थे और थोड़े से रहे होंगे बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग, लेकिन बहुत बड़ी आबादी कौन थी? हिंदू ही थी, जो भारत की आबादी थी। दाहिर भी हिंदू राजा था, भारत का राजा था, जिसका सिंध तक कब्जा था। तो अब यहाँ पे पहली बार जजिया जो लगाया वो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। इसने कहा कि भाई ऐसा है, या तो तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो, तुम्हारे सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम मुसलमान बन जाओ, अपना धर्म छोड़ो, चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सॉरी मुसलमान नहीं मतलब हिंदू हैं, या जैन धर्म को मानते हैं या बौद्ध धर्म को मानते हैं, या तो अपना धर्म परिवर्तन कर लो, मुसलमान बन जाओ, तो तुम्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आप हिंदू हैं, जैनी हैं, बौद्धिस्ट हैं, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है? तो कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, भारी भरकम टैक्स लगाया ये। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हम तो हिंदू ही रहेंगे, जैन ही रहेंगे, बौद्धिस्ट रहेंगे, हम मुसलमान नहीं बनेंगे, टैक्स देना मंजूर है हमें। तो
भारत में पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने, अरब के मुसलमान यानी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर, भारत पर ये जजिया लगाया। जजिया एक गैर मुस्लिम कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, यानी जो लोग मुस्लिम नहीं है उन पर एक टैक्स लगाया जाता था जजिया, और उन लोगों से वसूला जाता। बहुत बड़ी आबादी हिंदू थी, तो एक तरह से मुसलमान राजाओं के द्वारा गैर मुसलमानों पर, हिंदुओं पर लगाया जाने वाला टैक्स था जजिया। जो मुसलमान नहीं है उसको ये जजिया टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, पहली बार जैसे कि अगर औरतों पर, बच्चों पर, कुछ विक्षिप्त विकलांग लोग या ब्राह्मणों पे टैक्स नहीं लगता था, उनको छूट थी। पहली बार ब्राह्मणों पर जो जजिया टैक्स लगाया वो लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का एक राजा हुआ था फिरोज शाह। क्लियर? उसके बाद खजूर की खेती, ठीक है, खजूर की खेती और ऊंट पालन की शुरुआत की इन्होंने अरब में। और क्या क्या शुरुआत की इन्होंने? खजूर की खेती और ऊंट पालन की शुरुआत की। अच्छी नस्ल के अरबी घोड़े लेके आए ये, अच्छी नस्ल के अरबी घोड़े लेके आए, अच्छी नस्ल के अरबी घोड़े लेके आए। दिरहम नाम के सोने के सिक्के चलाए, दिरहम, दिरहम नाम के सोने के सिक्के चलाए, दिरहम नाम के सोने के सिक्के चलाए। और जो हमारा ये मानसून शब्द है जो भारत में बारिश के लिए यूज किया था, मानसून, ये शब्द इन्होंने दिए, मानसून शब्द। ठीक है, मानसून शब्द इन्होंने ही दिया, मानसून। और मानचित्रावली की शुरुआत की इन्होंने, एटलस मानचित्रावली, एटलस मानचित्रावली। ठीक है, एटलस यानी मानचित्रावली। तो ये कुछ नई चीजों की इन लोगों ने यहाँ पे शुरुआत की, कुछ नई चीजों की इन लोगों ने यहाँ पे शुरुआत की, जैसे कि जजिया कर लगाए पहली बार, खजूर की खेती, ऊंट पालन की शुरुआत की, और अरबी घोड़े ले गए अच्छी नस्ल के, सोने के सिक्के चलाए जिनको दिरहम कहा जाता था, मानसून शब्द इन्होंने दिया, और मानचित्रावली एटलस की शुरुआत की। तो ये कुछ नई चीजों का भारत में आगमन हुआ इन अरबों के आने से। सिंध से आगे ये अरब, अरबी लोग सिंध से आगे किसी भारत के और बड़े हिस्से पर कब्जा करने में सफल नहीं हुए थे। क्लियर है? तो ये कुछ नई चीजों की शुरुआत थी। और इन्होंने कुछ भारतीय ग्रंथ से, कुछ साइंस की किताबें थी, बुक्स थी, उनका अरबी भाषा में भी अनुवाद किया था। जैसे कि एक बुक है पंचतंत्र, जिसका इन्होंने कालीला वादिमना के नाम से अरबी भाषा में अनुवाद किया। कालीला वादिमना, पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद कालीला वादिमना। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे मुस्लिम सिंध से शुरुआत होती है और यहीं से भारत में मुसलमानों की शुरुआत होती है। क्लियर है इतना? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया? तो ये हमने अरब के मुसलमानों को देखा, अरब के मुसलमानों को। और अब हम बात करते हैं अगले मुसलमान आक्रमण की, जो नेक्स्ट मुस्लिम अटैक हुआ था, की बात करते हैं। इसके बाद जो आक्रमण हुआ है भारत के ऊपर, वो अटैक हुआ है, वो आक्रमण हुआ है तुर्कों का। लिखेंगे इसमें, भारत पर तुर्कों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण। ठीक है, टर्किश अटैक। ठीक, देखिए, अरबों के आक्रमण के बाद कुछ समय के लिए थोड़ी सी शांति रहती है, और फिर सेंट्रल एशिया से एक टर्किश इन्वेडर आता है, सेंट्रल एशिया से एक तुर्क आक्रमणकारी आता है जिसका नाम था महमूद गजनी। वो एक के बाद एक 17 आक्रमण करता है बार बार भारत पे, और यहाँ का धन दौलत लूटना चाहता था और इस्लाम धर्म को फैलाना चाहता था। तो उसको बार बार यहाँ पे आता है, धन दौलत लूटता है, आक्रमण करता है और चला जाता है, हिंदू मंदिरों को तोड़ता है, लोगों को कन्वर्ट करता है, और जब लड़ाई होती है तो लोग मारे भी जाते हैं, तो लोगों को भी मारा गया। महमूद गजनी भारत में बसने के इरादे से नहीं आया था, उसका मुख्य उद्देश्य था भारत की धन दौलत को लूटना और अपने आप को ताकतवर और मजबूत बनाना। सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में गजनी एम्पायर था उसका, गजनी साम्राज्य था, और गजनी उसकी राजधानी थी।
ठीक है, वो अपने आप को उधर मजबूत करना चाहता था, धन दौलत की जरूरत पड़ती थी, सेना बनाई नहीं है, तो इसलिए भारत आता है, बार बार धन दौलत लूटता है, एक के बाद आक्रमण करता है और चला जाता है। भारत के जो राजा थे आपस में लड़ते रहते थे, इनमें एकता की कमी थी, इन्होंने मिलके इन विदेशी आक्रमणकारियों को मुकाबला नहीं किया। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे देखते हैं जो अटैक है टर्किश, जो अटैक होगा वो कौन होगा? महमूद गजनी। महमूद गजनी या गजनवी। महमूद गजनी या गजनवी ने कितनी बार अटैक किए थे भारत पे? 17 बार आक्रमण किए, 17 अटैक किए थे, 17 बार आक्रमण किए थे महमूद गजनी ने। ये सेंट्रल एशिया से आने वाला टर्किश था, ठीक है, सेंट्रल एशिया से आता है जो महमूद गजनी था। सेंट्रल एशिया से आने वाला सेंट्रल एशिया से आने वाला, ये सेंट्रल एशिया इधर गजनी, ठीक है, उधर से आता है, बार बार भारत पे आक्रमण करता है और अंदर तक सिंधु, ये गंगा नदी तक या गंगा घाटी तक इधर एक के बाद एक अटैक करता है महमूद गजनी, ठीक है। इधर एक साम्राज्य था, इधर एक राजा था जिसका नाम था जयपाल, ठीक है। इधर ये पंजाब और पेशावर वाला जो एरिया है, इधर वाले एरिया में यहाँ पे एक साम्राज्य था, यहाँ का एक राजा था जयपाल, हिंदू शाही वंश का राजा था ये, हिंदू शाही डायनेस्टी, हिंदू शाही डायनेस्टी। तो पंजाब के रास्ते ही भारत में अंदर तक आया जा सकता था, घुसा जा सकता था, और यहाँ पे धन दौलत लूटना। तो यहाँ पे जो ये वाला राजा है जिसका पंजाब पेशावर उससे आगे काबुल तक का भी एरिया, अफगानिस्तान तक के कुछ एरिया का पर कब्जा है, जयपाल का हिंदू राजा है, हिंदू शाही वंश का राजा है, भारत का राजा है। तो महमूद गजनी को भारत में आने के लिए पहले इसी रास्ते से आना है, तो इसी से युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो इसी वजह से महमूद गजनी का जो पहला जो आक्रमण था वो किसके साथ हुआ या किसके साथ युद्ध हुआ? इस जयपाल के साथ, ठीक है। हाँ जी, तो 1001 में, ठीक है, गजनी ने या गजनवी, महमूद गजनी या गजनवी ने इस पे आक्रमण किया, जयपाल, और जयपाल को हरा दिया, जयपाल को हरा दिया, जयपाल की हार होती है। तो गजनी का पहला जो आक्रमण था 1001 में किस पे ऊपर? जयपाल के ऊपर, जो हिंदू शाही वंश का राजा था जयपाल, इसको हरा दिया और यहां से धन दौलत लूट कर चला गया। जयपाल को अपनी बेइज्जती महसूस हुई, उसे अपनी बेइज्जती लगी, और जयपाल ने बाद में आग में कूदकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद उसका बेटा लड़ेगा, जो सफल नहीं होगा, गजनी उसको भी हरा देगा। इसके बाद एक के बाद एक गजनी ने भारत के ऊपर एक के बाद एक अटैक किए, ठीक है। के बाद जैसे कि फिर मुल्तान पे आक्रमण किया, मुल्तान पर नगरकोट, ठीक है, आपका थानेश्वर, मथुरा, ठीक है, मथुरा। तो इस तरह से गजनी एक के बाद एक आक्रमण करता है, ठीक है, जैसे कि मथुरा, कन्नौज। तो इस तरह से महमूद गजनी एक के बाद एक इधर गंगा घाटी तक आक्रमण करता है। और इसका जो सबसे फेमस जो आक्रमण था महमूद गजनी का, ठीक है, जो सबसे फेमस अटैक था महमूद गजनी का, वो था सोमनाथ मंदिर, गुजरात। कहां पे? सोमनाथ मंदिर, गुजरात। तो नोट करेंगे आप, सोमनाथ मंदिर गुजरात, ये नोट कर लिया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि गजनी ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, 17 अटैक किए यहाँ पे, और इनमें से जो सबसे फेमस अटैक था वो उसकी बात करते हैं जो एग्जाम में आता है। ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया है। फर्स्ट जैसे अटैक गजनी ने किया जयपाल के ऊपर, जयपाल को हरा दिया। उसके बाद फिर मथुरा, या उसके बाद मुल्तान है, नगरकोट है, थानेश्वर है, मथुरा है, कन्नौज है, ठीक है। यहाँ बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा, तहस किया, धन दौलत लूटा और चला गया। अब उसका सबसे फेमस अटैक जो बार बार एग्जाम में आता है,
महमूद गजनी का सबसे सफल आक्रमण या सबसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जो अटैक था वो था सोमनाथ मंदिर गुजरात, सोमनाथ मंदिर गुजरात के। तो सोमनाथ पे कब अटैक हुआ? 1025 में। ये डेट भी पूछेगा, याद रखना इसको, 1025। ठीक है। और ये 16वां आक्रमण था गजनी का। कौन सा आक्रमण था? ये 16वां आक्रमण था। और उस समय जो गुजरात पे जब ये अटैक किया था तो राजा कौन था? सोमनाथ मंदिर गुजरात में पड़ेगा आपका, गुजरात। और राजा था भीम फर्स्ट, भीम फर्स्ट। इसकी हार हुई, बहुत सारे लोग यहाँ पे मारे गए और गजनी ने मंदिर को तोड़ा, मूर्ति को बर्बाद किया, मंदिर को बर्बाद कर दिया। यहाँ से हजारों किलो सोना चांदी हीरे मोती यहाँ से भर के लेके गया था महमूद गजनी। तो महमूद गजनी का सबसे सफल आक्रमण सोमनाथ मंदिर गुजरात में 1025 16वां आक्रमण था। और राजा कौन था? भीम फर्स्ट, जिसकी हार होती है। भीम फर्स्ट गुजरात का सोलंकी वंश का राजा। क्लियर है? तो डेट भी याद रखना इसकी, सोमनाथ मंदिर गुजरात 16वां आक्रमण 1025, डेट पूछता है एग्जाम में। जब गजनी यहां से लौट के जा रहा होता है तो रास्ते में उसकी झड़प होती है जाटों से। जाटों ने कुछ धन दौलत उससे छीन लिया था, तो गजनी चुपचाप यहां से निकल गया सारे धन दौलत को बचाता हुआ। बाद में दोबारा फिर आता है और 1027 में गजनी ने जाटों को हराया था। गजनी का जो लास्ट अटैक था वो था 1027। कौन सा? 1027 में जाटों के खिलाफ। जाटों को हराया और यहां से चला गया। 17वां आक्रमण था गजनी। कौन सा अटैक था ये? 17वां आक्रमण। ठीक है, 17वां आक्रमण। जिन जाटों ने उसका रास्ता रोका था, जब यहाँ से वो धन दौलत लूट के लेके जा रहा था, मंदिर को तोड़कर लूट के जाता है सोमनाथ को, उन्हीं जाटों को सबक सिखाने के लिए 1027 में आता है, जाटों को हरा देता है और यहां से फिर ये चला जाता। और बाद में फिर 1030 में गजनी में ही उसकी डेथ हो गई थी। 1030 महमूद गजनी। क्लियर है इतना? तो ये कुछ फेमस आक्रमण थे महमूद गजनी के। महमूद गजनी के कुछ सफल या महत्वपूर्ण अटैक थे, आक्रमण थे। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें। ठीक है, हो गया इतना? एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, आप नोट कर लें इसको, फिर हम आगे बढ़ते। तो इस तरह से महमूद गजनी बार बार आता है, बार बार अटैक करता है और भारत के इन क्षेत्रों पर लूटपाट करके, मंदिरों को तोड़कर, लोगों को मारकर यहां से धन दौलत लूट कर ले जाता है महमूद गजनी। क्लियर है? नोट कर लिया? इसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं महमूद गजनी से रिलेटेड, उनको पढ़ते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर आगे देखते हैं। क्लियर है यहाँ पे? महमूद गजनी। देखिए, महमूद गजनी के साथ एक विद्वान भारत आया था। यानी महमूद गजनी जो था, गजनी के लिए अच्छा शासक था, लेकिन हमारे लिए वो एक लुटेरा था। ठीक है, ठीक है। मूर्ति भंजक कहा जाता है उसे, मूर्ति तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक महमूद गजनी को। लुटेरा, ठीक है, हत्यारा और मूर्ति भंजक, मूर्ति तोड़ने वाला। लेकिन अपने देश के लोगों के लिए वो अच्छा था। वो जो है उसके दरबार में कई पढ़े लिखे विद्वान लोग रहते थे और विद्वानों का बड़ा सम्मान करता था। उसके दरबार में रहने वाला एक विद्वान था, पढ़ा लिखा व्यक्ति, स्कॉलर विद्वान, जिसका नाम था अलबरूनी। क्या था? अलबरूनी। अलबरूनी जो भारत आया, जो भारत आया था। ठीक है, गजनी के दरबार में रहने वाला एक विद्वान था अलबरूनी, जो भारत आया, जो भारत आया। और ये अलबरूनी गजनी के साथ भारत आता है और ये भारत में कई सालों तक रहता है। भारत के मौसम, जलवायु, यहाँ का समाज, अर्थव्यवस्था, तो यहाँ की बहुत सारी चीजों को देखा, जाना, समझा। यहाँ की कुछ किताबों को पढ़ा, संस्कृत की बुक किताबों को संस्कृत सीखी। और बाद में फिर इसने भारत के बारे में वर्णन लिखा अपनी एक बुक में, जिसका नाम था किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा अलबरूनी कौन था। ठीक है, समझ में बात है? तो अलबरूनी गजनी के दरबार में रहने वाला एक विद्वान था, उसके साथ ये भारत आता है और इसने एक बुक लिखी जिसमें भारत के बारे में बहुत अच्छा वर्णन है। कौन सी किताब है? किताबुल हिंद। किताबुल हिंद। ठीक है,
इसी किताब का दूसरा नाम है, यानी एक ही बुक के दो नाम है, याद रखना, ठीक है। किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, तहकीक हिंद, ठीक है। ये गजनी के द्वारा लिखी गई बुक है, किताब है, ये उसकी बुक है, पुस्तक, ठीक। और ये कौन सी भाषा में है ये बुक? अरबी भाषा में है, अरबी भाषा में। कौन सी भाषा में है? अरबी भाषा में। क्लियर है? तो अलबरूनी गजनी के दरबार में रहा करता था, गजनी के साथ भारत आता है और भारत के बारे में बहुत अच्छा वर्णन लिखता अपनी बुक में, जिसका नाम था किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, जो अरबी भाषा में है। क्लियर है इतना? इसके बाद गजनी के ही दरबार में कुछ और रहने वाले विद्वान थे, जैसे कि फिरदौसी था, फिरदौसी। गजनी के दरबार में रहने वाले कुछ विद्वान जैसे कि फिरदौसी, इसने बुक लिखी थी शाहनामा, शाहनामा। एक और विद्वान था जो उसके दरबार में रहा करता था गजनी के दरबार में, उसका नाम था उत्तबी, उत्तबी। तो ये कुछ विद्वान थे जो गजनी के दरबार में कोर्ट में रहा करते थे, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ये कुछ विद्वान थे जो गजनी के दरबार में रहा करते थे। अलबरूनी को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। अलबरूनी कौन था, किसके दरबार में रहता था, कौन सी किताब लिखी भारत के बारे में। क्लियर? फिरदौसी शाहनामा बुक लिखी है। बाद उत्तबी, ये भी एक विद्वान था जो उसी के दरबार में रहा करता था। ये भारत नहीं आए थे, भारत सिर्फ अलबरूनी है। क्लियर है? तो महमूद गजनी के बाद फिर अगला आक्रमण होता है, गौरी वंश का एक राजा हुआ जिसका नाम था मोहम्मद गौरी, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो गजनी के बाद वो भी तुर्क था, अगला जो तुर्क आक्रमण होगा वो किसका होगा? मोहम्मद गौरी का। ठीक है, तो आगे अब हम बात करते हैं अगले टर्किश इन्वेडर की, अगले तुर्क आक्रमणकारी की, जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। क्या नाम था? मोहम्मद गौरी। तो अब मोहम्मद गौरी को देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी। अगला आक्रमणकारी कौन हुआ? मोहम्मद गौरी हुआ। कौन सा? मोहम्मद गौरी। 1175 से 1206। ये भी तुर्क था, याद रखना, ठीक है। मध्य एशिया में जहां कभी अफगानिस्तान से ऊपर मध्य एशिया का एरिया, जहां पे कभी गजनियों का साम्राज्य हुआ करता था, बाद में गजनी साम्राज्य खत्म हो गया महमूद गजनी के मरने के बाद। उसके बाद उसी वाले एरिया में, सेंट्रल एशिया में जहां कभी गजनी एम्पायर था, उसी एरिया में गौरी वंश के राजाओं ने रूल किया और अपना काफी बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। और गौरी वंश का एक राजा हुआ जिसका नाम था मोहम्मद गौरी, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ये मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करना चाहता है, भारत को जीतना चाहता है और भारत को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता है, धन दौलत भी लूटना चाहता है। इस्लाम धर्म भी फैला गया, ये भी इस्लाम को मानते थे और भारत को ये जीतना चाहता है। जबकि गौरी से पहले जो गजनी आया था, वो भारत पे उसका ज्यादा बसने का इरादा या भारत को जीत के अपने साम्राज्य मिलाने का उसका इतना बड़ा उद्देश्य नहीं था। वो धन दौलत आया था, मुख्य रूप से धन दौलत लूटना, इस्लाम फैलाना। ये भी इस्लाम फैलाना चाहता है। धन दौलत इसे भी चाहिए, किसको नहीं चाहिए? आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, सबको चाहिए पैसा। हाँ, धन दौलत किसको बुरी लगती है? तो ये भी धन दौलत लूटेगा, लेकिन ये कब्जा करना चाहता है भारत, और इसी कब्जा करने के उद्देश्य में ये भारत पे एक के बाद एक आक्रमण करेगा। कुछ में इसको हार मिलेगी, बाद में इसकी जीत हो जाएगी और ये अंत में भारत पे कब्जा जमाने में, नॉर्थ इंडिया वाले एरिया पे कब्जा जमाने में सफल हो जाएगा। और यही व्यक्ति है जो भारत में मुस्लिम रूल की स्थापना करेगा, इस्लामिक स्टेट यानी एक मुसलमान राज्य स्थापित करेगा। क्लियर है? तो बात करते हैं मोहम्मद गौरी की। तो मोहम्मद गौरी ने 1175 में मुल्तान पे कब्जा किया। कहां पे? मुल्तान पे। और 1178 में उसने गुजरात पे आक्रमण कर दिया, गुजरात। और गुजरात का राजा था भीम सेकंड। गुजरात का राजा कौन था? भीम सेकंड। ठीक है, तो 1178 में मोहम्मद गौरी ने अटैक किया गुजरात के ऊपर, और गुजरात का राजा था भीमदेव सेकंड या भीम सेकंड, जिसने मोहम्मद गौरी को बुरे तरीके से हरा दिया।
तो भीम सेकंड ने गौरी को क्या कर दिया, गौरी को हरा दिया और गौरी चुपचाप यहां से निकल गया, गुजरात को छोड़ दिया। तो भीम सेकंड कौन था, गुजरात का राजा था जो हरा देता है मोहम्मद गौरी को। ये मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार थी। ठीक, गौरी यहां से चुपचाप निकल गया और वो सोच रहा है कि भैया ऐसा है, पंजाब के रास्ते ही हम भारत में एंट्री करेंगे और पंजाब को जीतते हुए और आगे बढ़ेंगे। तो अब अपना इरादा बदल लेता है, वो पंजाब के रास्ते भारत पे कब्जा करना चाहता है। कहां से, किधर से आना चाहता है, पंजाब के रास्ते। तो पंजाब के रास्ते से भारत पे आएगा और कब्जा करेगा। क्लियर। और भारत में इस समय दिल्ली, अजमेर, ठीक है, ये जो एरिया है पंजाब, दिल्ली, अजमेर, काफी बड़ा एरिया। तो यहाँ पे चौहान वंश के राजा हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, चौहान वंश के राजा। ठीक है, कौन हुआ करते थे, चौहान वंश के राजा हुआ करते थे। और यहां से अब गौरी आता है। गौरी इधर अब पंजाब के रास्ते जो वाला एरिया है, पंजाब के रास्ते से कह रहा है कि भैया ऐसा है, पंजाब के रास्ते चलते हैं और भारत के इस नॉर्थ इंडिया को जीतते हैं। इधर जो चौहान थे ये भी अपना एरिया बढ़ा रहे थे, ये भी अपना क्षेत्र विस्तार कर रहे थे। ये भी दिल्ली को जीतकर और आगे बढ़ना चाहते हैं, पंजाब तक के एरिया को जीतना चाहते हैं। या अगर कोई इधर से आएगा पंजाब के एरिया से तो भाई चौहान उसका विरोध करेंगे क्योंकि इनका एरिया भी वहां तक है। ठीक है, या वहां तक जीतना चाहते हैं। तो इसी क्रम में चौहानों का झगड़ा गौरी के साथ हो जाए, क्योंकि गौरी भी आना है, वो भी जीतना चाहता है, इधर से चौहान भी जीतना चाहते हैं, या चौहान रोकेंगे इस गौरी को। इसी क्रम में झगड़ा होगा किसका, चौहानों का गौरी से। और भारत इस समय देखिए छोटे छोटे राजाओं में बटा हुआ है। ठीक है, जैसे कि गजनी आया था, या अभी गौरी आया। तो इस समय जो भारत के राजा हैं ज्यादातर राजपूत हिंदू राजा हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं, एक नहीं, एकता की कमी है और ये एक एक करके दुश्मन के द्वारा हरा दिए जाते। भारत की सेना कमजोर नहीं थी, भारत के राजाओं के पास ताकत भी थी, सेना भी थी, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं थी, या दुश्मन को हल्के में लिया, सही से चीजों को समझ नहीं पाए, आपस में मिलके दुश्मन का मुकाबला नहीं कर पाए और अंत में फिर ये एक एक करके हरा दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे और अंत में गौरी का कब्जा ही जो हो जाएगा भारत के बहुत बड़े हिस्से पर, नॉर्थ इंडिया पर, उत्तर भारत। क्लियर। ठीक है, तो गौरी अब इधर पंजाब के रास्ते आता है, उधर से चौहान भी हैं और इन दोनों में लड़ाई होगी। भारत के इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी गई जिन्होंने भारत का इतिहास बदला है और दूसरे लोगों ने आके यहाँ पे रूल किया। क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि गौरी और इन चौहानों के बीच में कौन सी लड़ाई हुई और उन लड़ाइयों का क्या परिणाम। दो लड़ाइयां लड़ी गई मोहम्मद गौरी और चौहानों के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम आया हुआ है। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन का प्रथम युद्ध। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन की प्रथम लड़ाई 1191 में। एक तरफ गौरी है और दूसरी तरफ चौहान, पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश का एक सबसे ताकतवर राजा पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड। ठीक है, तो यहां पर इस लड़ाई में चौहानों ने हरा दिया, पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया, मोहम्मद गौरी को हरा दिया। बुरी तरह से घायल होकर मोहम्मद गौरी यहां से बच निकलने में कामयाब हुआ। चौहानों ने उसको छोड़ दी, गलती कर दी, वरना पकड़ के उसको वहीं मार देते तो आज भारत का कुछ और इतिहास हम पढ़ रहे होते। भारत की इतिहास की कहानी आज कुछ और होती है आपके सामने। लेकिन ये राजा जो थे थोड़ा सा उदारवादी कह लो, या चीजों को हल्के में लेने वाले, दुश्मन को हल्के में लेने। ठीक है, तो यहां पर पहली लड़ाई, ये डेट भी पूछेगा, याद रखना। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1191 में हुआ। 1191, 1191 में। किसके बीच, गौरी और चौहानों के बीच। क्या रिजल्ट आया, क्या परिणाम निकला, चौहानों ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया और गौरी यहां से जान बचाकर भाग गए अपने देश। एक साल बाद फिर आया दोबारा से और इस बार उसी मैदान में मोहम्मद गौरी ने अपनी बेइज्जती का बदला लिया, अपनी हार का बदला लिया। और तराइन के उसी मैदान में, जिस मैदान में वो मुश्किल से जान बचा के भागा था एक साल पहले, जहां पर उसको हराया गया था चौहानों के द्वारा, अब यहां पे एक साल बाद फिर से उसी मैदान में, फिर से उसी जमीन के ऊपर एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम था तराइन का सेकंड युद्ध। इस युद्ध ने भारत के इतिहास बदल दिया है।
इंडियन हिस्ट्री में, भारतीय इतिहास में कुछ ऐसी लड़ाइयां हुई हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास को बदल दिया, इंडियन हिस्ट्री को ही उलट पुलट कर दिया। आज हम कुछ और कहानी पढ़ रहे हैं, वहां पे जीत किसी दूसरे पार्टी की हुई होती तो आज कुछ और इतिहास होता, हम कुछ और दूसरा इतिहास पढ़ रहे होते, उन लोगों के बारे में पढ़ रहे होते। जैसे तराइन सेकंड हो गया, पानीपत फर्स्ट हो गया, पानीपत सेकंड हो गया, ठीक है। तो ये कुछ भारत के इतिहास में लड़ी जाने वाली इतनी महत्वपूर्ण लड़ाइयां थी कि इन्होंने भारत के इतिहास ही उलट पुलट कर दिया। यहां पे एक राजा है भारत का ही, राजपूत राजा है, जयचंद नाम का राजा है, गहडवाल वंश का राजा है, कन्नौज का राजा है, जिसकी दुश्मनी थी चौहानों से। चौहानों ने कम कांड नहीं किए थे, चौहानों ने भी एक के बाद कई कांड किए थे, और सबसे बड़ा कांड कर दिया जयचंद के साथ। क्या कांड हुआ? जयचंद की बेटी थी संयोगिता, चौहान साहब पृथ्वीराज चौहान उसको भगा ले आए। यहीं से बीज बो गया, यहीं से दुश्मनी हो गई, कट्टर दुश्मनी दोनों में, चौहानों में और जयचंद में। और कहते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से जयचंद ने साथ दिया मोहम्मद गौरी का। कुछ हिस्टोरियंस नकारते हैं इस बात को कि ऐसा नहीं था, कुछ कहते हैं। तो जयचंद ने साथ दिया मोहम्मद गौरी का, चोरी छुपे या इनडायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि वो चाहता था कि मेरे दुश्मन चौहान है, ये मर जाए, खत्म हो जाए, दुश्मन आएगा इनको मार के निकल जाएगा, मैं अपना पूरे नॉर्थ इंडिया का एक राजा बन जाऊंगा, वो भी शक्तिशाली बड़ा राजा था। मैंने बताया ना, आपस में ये लोग लड़ते थे, एक नहीं हो पाए, ठीक है। तो वही काम हुआ। दूसरी लड़ाई में जयचंद इनडायरेक्टली मिला जुला था गौरी के साथ, या कुछ चौहानों की कमियां उसने बता दी, और उस लड़ाई में, तराइन की दूसरी लड़ाई में जो 1192 में लड़ी गई, इस लड़ाई में परिणाम उलट हो गया। यहां पर चौहानों की हार हो गई और गौरी की जीत हो गई। बाद में पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया। तो तराइन की दूसरी लड़ाई में क्या हुआ? कौन जीता तराइन की दूसरी लड़ाई में? 1192 में गौरी जीता, गौरी की जीत हुई। किसकी जीत हुई? मोहम्मद गौरी की जीत। यहीं से इतिहास बदला भारत का, और चौहानों की जगह फिर, या भारत के राजाओं की जगह हम इतिहास पढ़ रहेंगे किनका? इन तुर्कों का, इन मुसलमानों का, गौरी का, गौरी के वंशजों का, ठीक है। तो इस तरह से ये दो लड़ाइयां, तराइन फर्स्ट में गौरी की हार, चौहानों की जीत, तराइन के दूसरे मैदान में या दूसरी लड़ाई में 1192 में गौरी की जीत और चौहानों की हार, और भारत के ऊपर मुसलमानों का रूल, टर्किश का रूल स्टेब्लिश हुआ, और दिल्ली, अजमेर, पंजाब तक का एरिया किसके कदमों में आ गया? गौरी के कदमों में आ गया। जयचंद सोच रहा था कि ये गौरी यहां से चला जाएगा, मेरे दुश्मन को मार देगा, मैं यहां पे कब्जा जमा लूंगा, लेकिन वो गलत सोच रहा था। वो जयचंद को भी 2 साल बाद जयचंद को भी एक युद्ध में हरा के मार दे। हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी लेके डूबेंगे, हम तो जाएंगे सनम, साथ में तुम्हें भी लेके जाएंगे। खुद तो गए चौहान वहान और सब ले डूबे उनको, ठीक है। तो ये दो लड़ाइयां बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना। इसके बाद अजमेर तक, दिल्ली तक, पंजाब तक का एरिया किसके कदमों में? गौरी के कदमों में। 2 साल बाद जयचंद से मुलाकात की कि आन मिलो सजना, हाँ मुलाकात कर लेते हैं। जयचंद को हराया, मार दिया, कन्नौज तक का एरिया किसके कदमों में? गौरी के। बहुत बड़ा धन दौलत लूटा इस जयचंद का। तो 1194 में एक लड़ाई हुई, बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर का युद्ध। किसके बीच ये युद्ध हुआ? गौरी और जो जयचंद था, कन्नौज का राजा जयचंद। और इस लड़ाई में गौरी ने जयचंद को हरा के मार दिया। इस लड़ाई में गौरी ने जयचंद को हरा के मार दिया, जो कन्नौज का राजा था, और भारत पे कब्जा, या कन्नौज पे कब्जा हुआ किसका? मोहम्मद गौरी। क्लियर है इतना? तो इस तरह से इन लड़ाइयों को लड़ने के बाद दिल्ली, अजमेर, राजस्थान का कुछ हिस्सा, पंजाब, कन्नौज तक, बनारस तक का, मथुरा, ये सारे हिस्से किसी कदमों में? मेरठ, ये वाला एरिया इस गौरी के कदमों में आ गए, यानी भारत के इन हिस्सों पे कब्जा हो गया मोहम्मद गौरी का। क्लियर है? बाद में मोहम्मद गौरी अपने एक सेनापति, मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को यहां का भारत का सेनापति बनाकर चला जाता है मोहम्मद गौरी कुछ समय के लिए अपने देश। 1205 में लौट के आता है, और 1206 में पंजाब में
उसकी हत्या कर दी जाती है मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी जो है 1206 में पंजाब में गौरी की हत्या कर दी गई, इसको मार दिया गया। और इसके बाद कौन राजा बना? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी का एक दास था, गुलाम था और उसका सेनापति भी था। और उसको वो यहाँ का सेनापति बना के गया था मोहम्मद गौरी। जब बाद में आता है, इससे मिलता है 1205 में पंजाब में विद्रोह हो जाता है और फिर 1206 में पंजाब में हत्या कर दी जाती है मोहम्मद गौरी की। उसके बाद फिर कौन कौन राजा बनेगा? उसके बाद जो राजा बना वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में राज किया और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। और दिल्ली सल्तनत के ऊपर एक के बाद एक किसने, एक के बाद एक अलग अलग वंश के राजाओं ने रूल किया था। एक के बाद एक अलग अलग वंश के राजाओं ने रूल किया था। और दिल्ली सल्तनत पर मुसलमानों ने एक के बाद एक राजाओं ने रूल किया और यहाँ पे भारत में मुस्लिम रूल शुरू हो जाता है। मुसलमान शासन या मुसलमान राज की स्थापना हो जाती है। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना या दिल्ली सल्तनत का जो पहला राजा था, मुस्लिम राजा था, गुलाम वंश का राजा था, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दिल्ली सल्तनत की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। तो इस तरह से मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भारत में मुस्लिम रूल स्टेब्लिश हो जाता है, मुसलमान शासन स्थापित कर दिया जाता है। और गौरी के मरने के बाद उसी का गुलाम, उसी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक जो राजा बनता है और दिल्ली सल्तनत की वो नींव डालता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। तो अगले लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे दिल्ली सल्तनत और देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में 1206 से लेके 1526 तक लगभग 300 सालों में किन किन वंश के राजाओं ने रूल किया और उन्होंने क्या क्या यहाँ पे काम किया। इसके बाद ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो राजा थे वो भारत के ही हो गए। भारत को ही इन लोगों ने अपना देश बना लिया, अपना घर बना लिया। भले ही वो मुस्लिम थे लेकिन भारत के राजा थे, भारत को ही उन्होंने अपना देश बनाया और भारत के वो वासिंदे हो गए और फिर उन्होंने यहाँ पे रहकर रूल किया। तो दिल्ली सल्तनत में एक के बाद एक सबसे पहले गुलाम वंश, फिर कौन, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, इन 5 वंश के राजाओं ने रूल किया 1206 से 1526 तक। 1526 में फिर से एक मुस्लिम आएगा, बाबर, और वो पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हरा के मार देगा, दिल्ली सल्तनत खत्म कर देगा और अपना नया वंश चलाएगा, वो होगा मुगल्स, मुगल डायनेस्टी, मुगल। वो फिर अगली क्लास में। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में दिल्ली सल्तनत के साथ, कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, दिल्ली सल्तनत। थैंक यू सो मच।